हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए पेपर 1 के लिए आईसीटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जनरेशन है कंप्यूटर की वो कब कैसे हुई और कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। हर वर्ष यहाँ से आपको प्रश्न बनता है, 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो देखिए यहाँ पर दिया है, प्रथम पीढ़ी से स्टार्ट करते हैं और 5 पीढ़ियों तक इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं तो उसे भी मैं बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए। तो जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे कभी कहीं आपको मिल जाता है 1940 1956, कहीं कहीं आपको मिल जाता है 1946, सॉरी 1942। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको अलग अलग डिफरेंटेड मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप निफिक्र रहिए, एकदम बेहिचक से आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको सन नहीं देता है बल्कि क्या पूछेगा उससे भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या है कि यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग की जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसे प्रयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया था। स्विचिंग डिवाइस जो थी वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न आपको कैसे बनेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो स्विचिंग डिवाइस थी वो किसका बना हुआ था, तो वो वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ था, वैक्यूम ट्यूब उसमें लगा हुआ था। और इसके जो स्टोरेज की जो डिवाइस थी वो मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग इसमें किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको प्रश्न मिलने वाला है, ठीक। और इसकी जो मशीनी लैंग्वेज थी वो कैसी थी, तो वह मशीनरी जो भाषा थी वो थी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, ये दोनों बाइनरी नंबर हो जाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो आपकी होती है 0 और 1 होती है, ठीक। और इसमें आप अगर बात करें कि इसकी गति किस में नापी जाती थी, तो मिली सेकेंड में इसकी गति को नापा जाता था। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें किया गया था। और ये इसकी जो स्टोरेज जो क्षमता थी बहुत ही कम थी और बहुत ही धीरे धीरे ये चलता था, राइट। सेकेंड जनरेशन में देखते हैं। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1956 टू 63 तक था। तो इसमें जो द्वितीय पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यानी सेमीकंडक्टर से ये बने हुए थे सेकेंड जनरेशन के, ठीक। तो अगर इसमें हम बात करें तो जो ट्रांजिस्टर था वह सेमीकंडक्टर से बने हुए थे और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी स्टोरेज डिवाइस इसमें प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक कोर। और इसमें प्राइमरी लेवल की जो मतलब मेमोरी थी वो रैम का प्रयोग किया गया था। तो इसमें रैम और रोम दो अलग अलग होते हैं। तो रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रयोग किया गया था, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसकी जो असेंबली जो भाषा थी वह हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक। यानी असेंबली जो लैंग्वेज थी हाई लेवल की थी। और कौन कौन सी थी इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ट्रांजिस्टर के प्रारंभ में आकार और ताप में कमी और तीव्र और विश्वसनीयता इसमें था। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और सॉरी, मैं फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल भूल गया आपको बताने के लिए। तो इसमें एनिएक आपको मिल जाएगा, यूनिवैक मिल जाएगा, एडीवैक मिल जाएगा और IBM 650 मिल जाएगा और IBM 701। ये सभी फर्स्ट जनरेशन के आपके एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि एनिएक का पूरा नाम मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा स्लाइड में। तो एनिएक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप बताएंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, राइट। तो सेकेंड वाले जो जनरेशन है इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें फोर्ट्रान और कोबोल है। तो ये सभी की सभी लैंग्वेज हुआ करती थी। ये लैंग्वेज है उस ज़माने की जो कंप्यूटर थे उसकी लैंग्वेज थी फोर्ट्रान और कोबोल। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें IBM 1620 और IBM 70
94 ये कंप्यूटर हुआ करते थे उस समय के। तो आप यहाँ से भी प्रश्न आपको बन जाएगा कि सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, फोर्ट्रान कोबोल लैंग्वेज थी, राइट। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे पूछा था कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका पूरा नाम है, राइट। अब देख लेते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की क्या क्या खूबियाँ थी, इसे हम लोग जानते हैं। तो तृतीय में ये 1964 टू 71 तक ये चला, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। और ये हाई लेवल लैंग्वेज थी इसकी, इसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी। फोर्ट्रान 2 और फोर्ट्रान 4 पास्कल, बेसिक, आल्जल वेर यूज्ड, मतलब ये सब प्रयोग होते थे। इसके जो लैंग्वेज थे ये सब थर्ड जनरेशन में प्रयोग हुआ करते थे। मैं एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो पीडीपी, आईबीएम 360 ये सब सीरीज हुआ करते थे उस समय। और फोर्ट्रान फार्मूलेशन, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन, ये इसके फोर्ट्रान यानी जो लैंग्वेज है ये ओल्ड लैंग्वेज है, राइट। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो स्टोरेज डिवाइस थी वो मैग्नेटिक कोर था, और ये नैनो सेकेंड में चलता था। और वही मैं द्वितीय श्रेणी की बात करूं तो ये माइक्रो सेकेंड में इसकी गति नापी जाती थी। और ये रियल टाइम और टाइम शेयरिंग इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसकी जो भाषा थी फोर्ट्रान और कोबोल थी। तो फोर्ट्रान कोबोल इसकी जो भाषा थी, और इसमें जो इसकी विशेषताएं थी, ये चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य रूप से स्टोरेज के रूप में कार्य करते थे। ये रिमोट प्रोसेसिंग हुआ करता था, और इनपुट और आउटपुट जो होता था उसको नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध मतलब होता था। तो यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनने वाला है कि रिमोट प्रोसेसिंग किसकी विशेषताएं हैं, किस श्रेणी की, किस जनरेशन की। तो यह आप बताएंगे कि यह थर्ड जनरेशन की विशेषताएं हैं, यस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ में, यानी चौथे जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और लेकर आने वाला हूं, तो उसे भी आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। फोर्थ जनरेशन में क्या था कि ये बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, अब देखिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है फोर्थ जनरेशन में। और सेमीकंडक्टर मेमोरी विचेंसर डिस्क का इसमें प्रयोग किया गया था, और पीको सेकेंड में नापा जाता है। और इसमें टाइम सीरी नेटवर्क्स हुआ करते थे। और ये फोर्ट्रान 77, पास्कल, एडीए, कोबोल 74 आदि इसकी भाषा हुआ करती थी। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि अलग अलग हार्डवेयर निर्माताओं के द्वारा इसके बीच में एक अनुकूलता, जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बाधा न रहे, इसलिए इसका प्रयोग मतलब इस तरह से हुआ करता था। तो बेसिक लेवल में अगर मैं बताऊं तो VL6 जो यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका पूरा नाम है VL6 यानी VLSICS। तो इसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यस। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो हुआ करते थे ये एज माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें मतलब इस तरह से कार्य करते थे। और C++ लैंग्वेज इसकी हुआ करती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी कि C और C++ इसकी जो लैंग्वेज है, जो आज तक हम लोग इस समय भी यूज चल रहा है, कर रहे हैं। और इसकी जो मदर लैंग्वेज थी वो डेनिस रेचीज मतलब इसका आविष्कार किए थे C++ लैंग्वेज का। और बिजारे स्ट्रेप्स इसको बताया मतलब बनाया था C++ को, ठीक। और मैं अगर बात करूं कि इसी यानी फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट आया था। और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो इसमें परम 8000, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी भाषा है, लैंग्वेज। और परम 8000 इंडिकेट्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यानी CDAC ने बनाया था। इंडियाज का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDAC ने बनाया था, राइट।
और मैं बात करूं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग 1991 में ये आया था। इसमें सुमित यूएस ने बनाया था, सिएरा यूएस ने बनाया था, सनवे चाइना ने बनाया था, तिहा टू चाइना ने बनाया था, फ्रंटेरिया यूएस ने बनाया था। और मैं अगर बात करूं कि जनवरी 2018 में प्रत्यूष एंड मिहिर आर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, मैक्सिमम स्पीड 6.8 पीएफ। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए यहाँ से आपको जीके भी आता है फर्स्ट पेपर में, आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, करंट अफेयर आता है, जीके नहीं, करंट अफेयर आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जनवरी 2018 में प्रत्यूष एंड मिहिर ने सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर इंडिया के लिए बनाया था और मैक्सिमम स्पीड इसकी थी 6.8 पीएफ, राइट। और मैं सेकेंड लैंग्वेज की बात करूँ तो कोबोल है, जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का। और बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और एलजीएल का पूरा होता है एल्जीरोथिमिक लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में यानी वर्तमान में जो हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं आपके घर में, जो प्रथम फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो एक बहुत बड़े रूम में हुआ करते थे, जो बहुत ही काफ़ी हैवी हुआ करता था, जो एक जगह ही बस स्थिर हुआ रहता था। तो अभी हम लोग आपके मोबाइल में कंप्यूटर हो चुका है बहुत ही छोटा से छोटा, यहाँ तक कि चिप में आप 100 GB 200 MB इस तरह से मतलब चिप में भी मेमोराइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़े पैमाने पर इसको इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया है और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्निशन ये किया गया है। तो यहाँ से आप प्रश्न बन सकता है कि नेचुरल लैंग्वेज किस श्रेणी में आती है, तो ये फिफ्थ जनरेशन के लिए होती है। तो एज ऑफ आर्टिफिशियल, आपके लिए बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पिछले ईयर क्वेश्चन आया था यहाँ से कि एज ऑफ आर्टिफिशियल एंट्री इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज यहाँ से आपको मिलता है, राइट, यानी फिफ्थ जनरेशन से। तो जो आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आधुनिक युग में इसका निर्माण हो रहा है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल ICS का प्रयोग किया जा रहा है। तो ICS का पूरा नाम क्या है, प्लीज़ आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इसमें प्रयोग किया जा रहा है फिफ्थ जनरेशन में। लैंग्वेज लाइक जावा, .NET, पाइथन, आप लोग पाइथन का भी नाम सुने होंगे, .NET का भी नाम सुने होंगे, जावा का भी नाम सुने होंगे। तो जो लोग कंप्यूटर किए होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्या है। तो ये लैंग्वेज है, राइट। और मैं आपको बात करूं कि डीबग क्या होता है। अगर मैं बात करूं डीबग की, डीबग और एरर, डीबग, तो डीबग का क्या होता है आप हमें बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ डीबग क्या होता है। डीबग जो होता है, कंप्यूटर में जब भी कोई गलती हो जाती है तो वह उससे उस गलती को सुधारता है, वो डीबग होता है। और एरर क्या होता है, एरर वो होता है जो गलत होता है, तो वो गलत होता है मतलब गलत होता है। लेकिन डीबग क्या होता है, जो गलत होता है उसे सुधारता है, वही डीबग कहलाता है, राइट। और मैं इसमें आपको बात करूं कि जो प्रोग्रामर है उसको सोर्स कोड कहा जाता है, प्रोग्रामर को सोर्स कोड कहा जाता है और प्रोसेसर को ऑब्जेक्टिव कोड कहा जाता है। जब जो रिजल्ट आता है प्रोसेसर का वह ऑब्जेक्टिव कोड होता है और जो प्रोग्रामर होता है वो सोर्स कोड होता है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। और असेंबली कर्नेल लैंग्वेज जो होता है, असेंबली को ही हम लोग कर्नेल लैंग्वेज भी कहते हैं। और इंटरप्रेटर यानी जो लाइन बाय लाइन कार्य करता है। और कंपाइलर, ये कंपाइलर जो होता है वो पूरा काम करता है, राइट। इसमें अगर मैं बात करूं कि कोबोल, सी, फोर्ट्रान, पास्कल, ये थर्ड जनरेशन के यानी प्रोड्यूसकल ओरिएंटेड लैंग्वेज ये है। तो आप इसे भूलिएगा नहीं, प्लीज़ इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
थर्ड जनरेशन में सी प्लस प्लस, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। और फोर्थ जनरेशन में डाटा बेस जो लैंग्वेज हुआ करता था, SQL यानी स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, इसे इसका पूरा नाम है SQL का स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। और पार्ल का जो नाम है PERL, इसको प्रैक्टिकल एक्सटेंशनल एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज इसको कहते हैं। और PHP जो होता है वो क्या होता है, PHP, तो PHP इसका डबल नाम है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर इसका मतलब पूरा नाम है, और ये नया वर्ड है, मतलब आधुनिक युग में इसे हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर कहते हैं। और इसका जो पुराना नाम है पर्सनल होम पेज कहते हैं, ठीक है, पर्सनल होम पेज इसे कहते हैं। तो इसे ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और फिफ्थ जनरेशन में प्रोलॉग, मरकरी और OPS 5 ये मतलब नए नए इस तरह से आ रहे हैं लैंग्वेजेस। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं वीडियो को स्किप करूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and the bell icon press, and like the video and share your friends. Thanks.